आरव, रिया और सौर्य तीनों घर पहुंचे तो माहौल बहुत अजीब सा भारी था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सौरभ के कदम भी आज घर की दहलीज पर भी बोझिल लग रहे थे। अंदर आते ही संगीता जी ड्राइंग रूम से निकली। उनके हाथ में एक हल्का भूरा सा लिफाफा था। आरव, रिया, उन्होंने नरमी से कहा, तुम दोनों के लिए कोरियर आया है। रूहानी ने भेजा है, सिर्फ तुम दोनों के नाम। सौर्य वहीं रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। रिया ने जल्दी से लिफाफा लिया। उसका नाम साफ साफ लिखा था, आरव और रिया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक सादा सा कागज था, बस वही सादगी जो रूहानी में थी। रिया पढ़ने लगी, आवाज भर्रा रही थी। आरव, रिया, तुम दोनों ने हमें उस घर में जो अपनापन दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। तुम दोनों ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान बोलकर नहीं, चुप रहकर खुद को बचाता है। सॉरी, हमने तुम दोनों से ये बात छुपाई। हम वापस नहीं आएंगे। हमने अपने सपनों को चुन लिया है। हमें लंदन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है, इसलिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने के लिए लंदन जा रहे हैं। आंटी, अंकल, दादी माँ और दादाजी को हमारा प्रणाम कहना। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। हम अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जो भी था, जैसा भी था, उसके लिए किसी से कोई शिकायत नहीं। बस इतना जान लेना, तुम दोनों हमेशा मेरे अपने रहोगे। रूहानी। कागज हाथ से फिसलकर रिया की गोद में आ गिरा। वो वापस नहीं आएगी। रिया की आवाज़ टूट गई। आरव की आंखें लाल हो चुकी थीं। भाई, उसने सौर्य की ओर देखा। रूहानी ने हमेशा हमारी भलाई चाही और आपने हमेशा उसे गलत समझा। उसने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं, बस चुपचाप चली गई। वो गुस्से से सौर्य को देखता है और दौड़कर वहां से चला जाता है। रिया भी दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। संगीता जी सौर्य की ओर देखकर बोली, क्या हुआ सौर्य? ये आरव क्या कह रहा था? संगीता जी की बात सुनकर सौर्य बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सौर्य की पीठ दरवाजे से टिक गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। रूहानी का चेहरा, उसकी शांत आंखें, हर बात को मुस्कान में छुपा लेना, और आज वही लड़की बिना कुछ कहे चली गई थी। सौर ने जेब से फोन निकाला। उंगलियां कांप रही थीं। कॉन्टैक्ट नॉट अवेलेबल। उसने कड़वा सा हंस दिया। हमेशा की तरह बिना आवाज किए सब कुछ सह गई, उसने खुद से कहा। उधर आरव सीधा छत पर चला गया था। हवा तेज थी, लेकिन उसके सीने में जो उबाल था वो किसी आंधी से कम नहीं था। आरव ने आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू गालों तक फिसल आए। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो देखता है प्रिया की कॉल थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए फोन उठाकर कान से लगाकर हेलो कहता है। तभी दूसरी ओर से प्रिया की आवाज आई, हेलो आरव, क्या हुआ तुम्हारी आवाज? तुम इतने लो साउंड क्यों कर रहे हो? प्रिया, क्या हम अभी मिल सकते हैं? आरव ने कहा। प्रिया उसकी आवाज में परेशानी भांपते हुए हाँ बोली। हाँ ठीक है, कॉलेज के पास वाले कैफे में मिलते हैं। आरव फोन काटकर अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रिया अपने कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। तकिए में मुंह छुपाए वो सिसक रही थी। तुम सिर्फ दोस्त नहीं थी, तुम हमारी फैमिली थी। रूहानी, तुमने सौर्य भाई की गलती की सजा हम सबको क्यों दी? रिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव और प्रिया एक कैफे में थे। आरव ने प्रिया को सारी बात बता दी थी। क्या? रूहानी लंदन चली गई? लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती है? प्रिया हैरानी से बोली। वो चली गई प्रिया, हम सबको छोड़कर चली गई। पता है, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि वो लंदन चली गई। बुरा इस बात का लगा कि उसने मुझे और रिया को भी कुछ नहीं बताया। मानता हूँ कि सौरभ भाई ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसमें हम सबकी क्या गलती थी? वो हमसे बिना मिले, बिना बताए ऐसे क्यों चली गई? उसने एक पल में हम सबको इतना पराया कर दिया। आरव की बात सुनकर प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आरव, मैं समझ सकती हूँ, रूहानी के इस तरह से जाने से तुम बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन आरव, तुम उसकी कंडीशन भी समझो। सौरभ भाई ने उसे जैसे बात की, ऐसे में उसका ऐसे रिएक्ट करना जायज है। आरव, किसी के लिए भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। अगर रूहानी की जगह मैं होती ना, तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन आरव, तुम रूहानी के बारे में भी तो सोचो। उसके लिए फैसला करना कितना मुश्किल हुआ होगा।
प्रिया की बात सुनकर आरव कुछ देर चुप रहा। कॉफी का कप सामने रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती सड़क पर टिकी थी। मैं जानता हूँ प्रिया। उसकी आवाज भारी हो गई। सौर्य भाई ने जो किया वो गलत था, लेकिन रूहानी, उसने हमेशा हमें परिवार माना, और परिवार ऐसे नहीं छोड़ते। प्रिया ने गहरी सांस ली। कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपना होता है, वही सबसे ज्यादा चोट दे देता है, बिना चाहे। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है, उसने कभी शिकायत नहीं की। हम हंसते रहे, बातें करते रहे, और वो अंदर ही अंदर टूटती रही। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। आरव, हर कोई बोल नहीं पाता। कुछ लोग चुप रहकर खुद को बचाते हैं, और जब बच भी जाते हैं तो सिर्फ पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। आरव ने उंगलियां भींच लीं। और सॉरी भाई, उन्हें पता भी है कि उन्होंने क्या खो दिया? प्रिया ने नजर झुका ली। शायद अभी नहीं, लेकिन जिस दिन एहसास होगा, उस दिन वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उधर घर में सौर्य अपने कमरे में अभी बैठा था। फोन बिस्तर पर पड़ा था, और उसकी स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, कॉन्टैक्ट नॉट अवेलेबल। उसने फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। आवाज गूंज कर रह गई। एक बार उसकी आवाज टूट गई। एक बार तो बोल सकती थी कि मैं गलत हूँ। उसने सिर झुका लिया। पहली बार सौर्य की आंखों से आंसू टपके। खिड़की के बाहर रात गहराती जा रही थी, और उस घर में हर कोई अपनी अपनी खामोशी से लड़ रहा था। लेकिन कहीं दूर लंदन की ओर जाती एक उड़ान में रूहानी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। होठों पर हल्की मुस्कान, और दिल में अधूरी मोहब्बत का बोझ। 2 साल बाद लंदन की ठंडी सुबह। आसमान हल्का धूसर था, और खिड़की के शीशे से टकराती धूप किसी अधूरी उम्मीद की तरह कमरे में फैल रही थी। रूहानी लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, रूहानी मिश्रा, सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया था। कॉलेज खत्म हो चुका था। अब वो एक नामी डिजाइन स्टूडियो में काम कर रही थी। उसकी डिजाइन्स मैगजीन्स में छपती थी। क्लाइंट्स उसकी तारीफ करते थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सेटल लगती थी, लेकिन कुछ खालीपन आज भी वहीं था। काफी का मग हाथ में लिए उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग जल्दी में थे। किसी को मीटिंग पकड़नी थी, किसी को ट्रेन। सबके पास कोई ना कोई वजह थी आगे बढ़ने की। उसके पास भी थी, लेकिन वजह के साथ साथ यादें भी थीं, जो पीछा नहीं छोड़ती थीं। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। माँ कॉलिंग। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। प्रणाम माँ। बेटा कैसी हो? आवाज में वही अपनापन था जो 7 समंदर पार भी नहीं बदला। हम ठीक है माँ। आप कैसे हो? वो मुस्कुराई, लेकिन आवाज में थकान छुपी नहीं थी। हम भी ठीक हैं। तू इंडिया आएगी ना इस बार? तूने वादा किया था। तेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। रूहानी कुछ पल चुप रही। दिल ने कहा हाँ, दिमाग ने याद दिलाया वहाँ सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा छोड़ा था। देखते हैं माँ। बस इतना ही कह पाई। कॉल करते ही वो कुर्सी से टिक गई। वो अभी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी कि तभी एक हैंडसम सा लड़का, जो कि उसकी ही उम्र का था, अंदर आता है। व्हाट्सएप पार्टनर। उस लड़के की चहकती आवाज रूहानी के कानों पर पड़ती है। आवाज सुनते ही रूहानी अपनी आंखें खोलकर सीधे बैठ गई। ओह, यू आर अर्ली टुडे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। लड़का कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। अर्ली नहीं मैडम, आप आज बहुत ज्यादा लॉस्ट लग रही हैं। उसकी आंखों में शरारत थी। कुछ खास? उसने काफी की तरफ इशारा किया। रूहानी ने मग को दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं, बस इंडिया की याद आ गई थी। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नरम आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती रूह। जब भी तुम इंडिया का नाम लेती हो, कुछ टूट सा जाता है। रूहानी ने नजरें चुरा ली। कुछ जगह होती हैं जहाँ से इंसान चला तो आता है, पर खुद को वहीं छोड़ आता है। वो लड़का हल्का सा हंसा, लेकिन हंसी में समझ थी। और कुछ लोग होते हैं जो वहीं छोड़ दिए जाते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा। तुम बहुत सवाल पूछने लगे हो आज, आर्यन, क्योंकि आज तुम जवाब देने के मूड में लग रही हो। आर्यन ने शांति से कहा। कुछ पल की खामोशी, फिर आर्यन ने बात बदली। वैसे मेल देखा इंडिया ब्रांच से? रूहानी की उंगलियां मग पर कस गईं। कौन सा मेल? दिल्ली वाला प्रोजेक्ट, आर्यन ने लापरवाही से कहा। लीड डिजाइन तुम्हें चुना गया है। 2 हफ्तों के लिए इंडिया जाना होगा। कमरे में जैसे हवा ठहर गई। इंडिया? रूहानी की आवाज बहुत धीमी थी। हाँ, आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा।
अब मत कहना कि तुम रेडी नहीं हो। ये तुम्हारे करियर का बहुत बड़ा स्टेप है। रूहानी ने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था। 2 साल, 2 साल बाद वही जमीन, वही शहर, वही यादें। अगर हम मना कर दें तो? उसने धीरे से पूछा। आर्यन की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो मैं कहूँगा तुम भाग रही हो रूहानी, और तुम जैसी लड़की भागने के लिए नहीं बनी। ये बात सीधे उसके दिल में लगी। रूहानी उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर वही लंदन की सड़कें थीं, लेकिन पहली बार उसे वो अपनी अपनी नहीं लगी। शायद उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भागना नहीं है इस बार। आर्यन पीछे से मुस्कुरा दिया। तो मैं समझूं तुम इंडिया जा रही हो? रूहानी ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। हाँ, उसने ठोस आवाज में कहा। कारपोरेट ऑफिस की ऊंची इमारत, कांच के केबिन में बैठा सौर्य फाइल्स पर नजर डाले हुए था, लेकिन दिमाग कहीं और अटका था। 2 साल में उसने बहुत कुछ पाया था। प्रमोशन, पावर, रिस्पेक्ट। अब वो आहूजा एंटरप्राइजेस का सीईओ बन चुका था। लेकिन उसने जो खोया था, वो आज भी खाली जगह बनाकर बैठा था। केबिन के बाहर उसकी सेक्रेटरी बोली, सर, बंगलौर ब्रांच से मेल आई है। लंदन कोलैबोरेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। सौर ने अचानक सिर उठाया। लंदन? हाँ सर, एक बहुत बड़ी डिजाइन फर्म है, उनके साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। मीटिंग शेड्यूल कर दो, उसने लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए कहा। सेक्रेटरी बाहर चली गई। सौर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे दौड़ती गाड़ियां, भागती जिंदगी, और उसके अंदर एक सवाल जो 2 साल से दबा था। अगर उस दिन मैंने उसे रोका होता, अगर एक बार कहा होता मुझसे गलती हो गई, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? घर वही था, लेकिन माहौल बदल चुका था। आरव अब आहूजा एंटरप्राइजेज में इंटर्नशिप कर रहा था। कांच की ऊंची बिल्डिंग, रिसेप्शन से लेकर कॉरिडोर तक प्रोफेशनल सन्नाटा। आरव आईडी कार्ड गले में डाले, हाथ में फाइल लिए तेज कदमों से चल रहा था। 2 साल पहले का वही लड़का, बेबाक, लेकिन अब कंधों पर जिम्मेदारी थी। वो यहाँ इंटर्न था, लेकिन सिर्फ नाम का नहीं। उसकी सोच, उसकी समझ और काम करने का तरीका उसे बाकी इंटर्न से अलग बना देता था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर रुकते ही उसने अंदर झाँका। अंदर सौर्य खड़ा था, सूट में, सख्त चेहरे के साथ। आरव, सौर्य की आवाज आई। फाइल ले आए? यस सर। आरव ने फाइल आगे बढ़ाई। सौर ने एक नज़र फाइल पर डाली, फिर आरव की तरफ देखा। आज शाम इंटरनेशनल क्लाइंट की मीटिंग है, वो बोला। तुम भी रहोगे? आरव थोड़ा चौंका। सर, मैं? हाँ, सौर्य की आवाज़ सपाट थी। तुम्हारा एनालिसिस मुझे चाहिए। आरव ने सिर झुका लिया। थैंक यू सर, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया, तभी उसका फ़ोन बज उठा। प्रिया की कॉल थी। उसने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया। हाँ, आ गई मैडम को हमारी याद, वो बोला। आरव, मैं तुम्हें भूलती ही कब हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम ठीक हो ना? प्रिया बोली। तभी आरव हैरानी से बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन, मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होती है, तुम मेरे साथ होती हो। मतलब सच में कोई टेंशन है? प्रिया बोली। नहीं, टेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ा नर्वस हूँ। आरव धीरे से बोला। नर्वस? लेकिन क्यों? प्रिया हैरानी से बोली। वो आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, और भाई ने कहा कि मुझे भी वहाँ होना है, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। आरव बोला। आरव, डोंट फील नर्वस। मुझे पता है मेरे आरव अपना बेस्ट देंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, प्रिया बोली। उसकी बात सुनकर आरव बोला, थैंक यू प्रिया, इतनी ज़रूरत थी मुझे। बाय द वे, तुम्हारी एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। एंड तुम्हें पता है, मेरी पेंटिंग सबको बहुत पसंद आई है। प्रिया खुशी से चहकते हुए बोली। वो तो आनी थी, मेरी बेटर हाफ ने बनाई है, पसंद तो आनी ही थी। आरव बोला। उसकी बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी। तभी प्रिया को कोई आवाज़ देता है। यह सुनकर वो आरव से बोली, आरव, मैं फ़ोन रखती हूँ, मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ़ोन करते ही आरव भी अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगता है। कैफे की खिड़की के बाहर हल्की हल्की धूप फैल रही थी। अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था, और कॉफी की खुशबू माहौल को और गर्म बना रही थी। रिया टेबल पर रखे मेनू को बार बार पलट रही थी, जैसे उसमें कुछ नया निकल आएगा। उसके सामने बैठा अबीर उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तुम पिछले 5 मिनट से मेनू पढ़ रही हो, अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। या यूं कहूँ, मेनू तुम्हें पढ़ रहा है। रिया चौंकी। ऐसा कुछ नहीं है, वो झेंपते हुए बोली।
मैं बस डिसाइड कर रही हूँ। डिसाइड? अबीर ने भौहें उठाई। जब भी तुम डिसाइड करती हो, तुम्हारी भौहें ऐसे सिकुड़ जाती हैं। रिया ने तुरंत माथा सीधा किया। अब ठीक है? अबीर हंस पड़ा। नहीं, अब और क्यूट लग रही हो। रिया ने उसे घूरा। फ्लर्ट मत करो अबीर। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो मासूमियत से बोला। मैं ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। रिया ने आंखें घुमा ली। बहुत बकबक करते हो तुम, और तुम बहुत साइलेंट। अबीर ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। जब तुम्हारा मन कहीं और होता है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली। आज सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अबीर ने उसकी तरफ झुककर पूछा। अच्छा, अजीब या बुरा अजीब? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कंफ्यूजिंग अजीब। ओह, अबीर ने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। तो ये सीरियस केस है? इसका इलाज सिर्फ चॉकलेट केक से हो सकता है क्या? रिया ने आंखें फैला दी। अबीर ने वेटर को इशारा किया। 1 चॉकलेट ट्रफल केक प्लीज। मैंने ऑर्डर नहीं किया, रिया ने तुरंत कहा। लेकिन मैंने किया है, अबीर ने शांति से जवाब दिया। और भरोसा रखो, ये तुम्हें खुश कर देगा। कुछ ही देर में केक आ गया। रिया ने चम्मच उठाई, लेकिन रुक गई। अगर मैं मोटी हो गई तो? उसने गंभीर होकर पूछा। अबीर ने बिना सोचे कहा, तो भी क्यूट लगोगी। प्रिया ने चम्मच उसकी तरफ उछालने की कोशिश की। अबीर, वो हंसते हुए बोला। ठीक है ठीक है, पहला बाइट तुम, दूसरा मैं। डील? रिया ने आंखें सिकोड़कर देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। डील? जैसे ही उसने केक का पहला बाइट लिया, उसके चेहरे पर अपने आप हल्की खुशी आ गई। अबीर ने नोटिस किया, देखा, कहा था ना। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा ऐसे ही हो क्या? कैसे? वो मुस्कुराया। ऐसे, बिना पूछे बिना वजह थोड़ी सी खुशी ले आने वाले। अबीर कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला। सिर्फ उनके लिए जिनकी आंखों में उदासी छुपी हो। रिया की नजर कुछ पल के लिए ठहर गई, फिर उसने बात बदल दी। वैसे तुम आज बहुत फ्री कैसे हो? अबीर ने शरारती अंदाज में कहा। क्योंकि आज मुझे किसी बहुत स्पेशल इंसान के साथ कॉफी पीनी थी, रिया ने झेपते हुए कहा। ड्रामा मत करो। ये ड्रामा नहीं, अबीर मुस्कुराया। ये सच है। कैफे के बाहर लोग आ जा रहे थे। अंदर 2 कॉफी कप ठंडे हो रहे थे, लेकिन टेबल पर एक हल्की सी गर्माहट पैदा हो चुकी थी। शाम का वक्त था। घर के लिविंग रूम में दादी अपने चश्मे नाक पर टिकाए धार्मिक मैगजीन पढ़ रही थी, लेकिन उनकी पैनी नजरें घर की हलचल पर थीं। तभी आरब घर में दाखिल हुआ। उसने अपना कोट कंधे पर लटकाया हुआ था और अपनी टाई ढीली कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही बिजीमैन वाली गंभीरता थी। मॉम, कोई नींबू पानी पिला दो। गला सूख गया है एनालिसिस कर करके। आरब ने सोफे पर धप से बैठते हुए आवाज लगाई। दादी ने मैगजीन के ऊपर से उसे देखा। आ गया मेरा अंबानी। अरे कलेक्टेड बाबू, गला एनालिसिस से सूखा है या ऑफिस की लड़कियों से गप्पे मारकर? आरब ने चिढ़ते हुए कहा। दादी, अब मैं इंटर्न हूँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हूँ। अब वो कॉलेज वाली बातें पुरानी हो गई। तभी रिया सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह अभी अपने फोन में कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वही अबीर वाली चॉकलेट केक वाली याद। वह अरब के पास आकर बैठ गई और बिना देखे उसका पानी का गिलास उठा लिया। ए, वो मेरा पानी है, अरब चिल्लाया। शांति अरब, शेयरिंग इज केयरिंग। रिया ने एक घूंट भरा और फिर से मुस्कुराने लगी। अरब ने उसे गौर से देखा और फिर दादी की तरफ मुड़ा। दादी, आपने नोट किया, ये रिया कुछ दिनों से बिना वजह दीवारों को देखकर मुस्कुरा रही है। कहीं इसे बिजली का झटका तो नहीं लगा? रिया ने उसे कोनी मारी। चुप कर ओए, मैं बस अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रही थी। अगले हफ्ते ऑडिशन है मेरा। आरब ने एक गहरी और नाटकीय सांस ली। उसने सोफे का कुशन उठाया और उसे रिया के चेहरे के सामने हिलाया। डांस ऑडिशन? हो, तो आजकल डांस की प्रैक्टिस दीवारों को देखकर मुस्कुराने से शुरू होती है। मुझे तो लगा था उसके लिए पैर हिलाने पड़ते हैं, बत्तीसी नहीं दिखानी पड़ती। तभी संगीता जी रसोई से हाथ पहुँचती हुई बाहर आईं। उनके हाथ में नींबू पानी का गिलास था। क्या हो रहा है यहाँ? आरब आते ही अपनी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। संगीता जी ने गिलास आरब की ओर बढ़ाया। मम, देखो ना इसे। रिया ने फौरन शिकायत मोड ऑन कर दिया। मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और दादी तो मुझे सत्संग भेजने की तैयारी कर रही हैं। दादी ने चश्मा ठीक किया और चुटकी ली। कैरियर?
बिटिया, तेरा आधा करियर तो उस मोबाइल फोन के अंदर घुसा रहता है। आरब नींबू पानी का घूंट भरते हुए बोला। सुना मम, दादी की सीआईडी वाली आंखें सब देख रही हैं। वैसे रिया, अगर तू डांस में फेल हो जाए तो मुझे बताना। हमारे ऑफिस में एक फाइलें ढोने वाली की ज़रूरत है। तुझे इंटर्न लगवा दूंगा। अपनी नौकरी बचा ले भाई, रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। प्रिया ने बताया, मुझे तेरी कोई इंटरनेशनल मीटिंग है। अगर तूने वहाँ गलती की ना, तो बड़े भाई तुझे ऑफिस से सीधे घर के गार्डन की घास काटने पर लगा देंगे। आरब का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने घड़ी देखी। ओह सेठ, भाई आते ही होंगे। मम डैड कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। थोड़ी थकान थी तो आराम कर रहे हैं, संगीता जी ने सोफे की सिलवटें ठीक करते हुए कहा। फिर उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। सौर्य आने वाला है। तुम लोग फालतू की बातें मत करना। आजकल वैसे ही बहुत तनाव में है। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। सौर्य अंदर दाखिल हुआ। ग्रे सूट, हाथ में लेदर का बैग और चेहरे पर वही पत्थर जैसी गंभीरता। उसे देखते ही पूरे कमरे का माहौल मस्ती से बदलकर कारपोरेट हो गया। आरब झट से सीधा खड़ा हो गया, जैसे नेशनल एंथम बजने वाला हो। भाई आप आ गए। मैंने सारा डेटा तैयार कर लिया है, आरब ने हड़बड़ाहट में कहा। सौर ने एक नज़र आरब पर डाली और फिर अपनी माँ और दादी के पैर छुए। आरब, डेटा तैयार होना काफ़ी नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है वो मायने रखता है। कल सुबह की मीटिंग में हमें लंदन वाली टीम को इम्प्रेस करना है। दादी ने सौर्य का कंधा थपथपाया। बेटा थोड़ा रिलैक्स कर। चाय पिएगा? नहीं दादी, बस ब्लैक कॉफ़ी, सौर्य ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर अचानक रुककर आरब की तरफ मुड़ा। कल की मीटिंग के लिए जो डिजाइन फर्म आ रही है, उनकी लीड डिजाइनर बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सौर ऊपर चला गया। उसके जाते ही आरब ने लंबी सांस छोड़ी। सुना रिया, लीड डिजाइनर बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी तो अभी से सामत आ रही है, आरब ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत कर भाई, तू बस अपने एनालिसिस पर ध्यान दे। बाकी लंदन वालों से तो हम निमट लेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली हवाई जहाज के पहिए जैसे ही रनवे से टकराए, रूहानी के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। केबिन क्रू की आवाज़ गूंजी। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं। बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। लंदन की उस 4 डिग्री वाली ठंड से सीधा दिल्ली की सुमस भरी गर्मी में आना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, रूहानी के लिए ये यादों के सैलाब में उतरने जैसा था। जैसे ही वो अपनी सीट से उठी, आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसने नोटिस किया कि रूहानी के हाथ हल्के से कांप रहे थे। रूह, रिलैक्स, तुम किसी बार में नहीं, अपने ही देश वापस आई हो, आर्यन ने उसका बैग उठाते हुए मजाक में कहा। लेकिन उसकी आंखों में फिक्र थी। रूहानी ने एक फीकी मुस्कान दी। वही तो डर है आर्यन, बाहर से जीतना आसान होता है, अपनी यादों से हारना बहुत मुश्किल। जैसे ही वो ऑटोमेटिक दरवाजों से बाहर निकले, दिल्ली की वो जानी पहचानी हवा रूहानी के चेहरे से टकराई। शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भीड़, सब कुछ वैसा ही था। फिर भी उसे सब कुछ बदला हुआ सा लगा। वाह, यह है दिल्ली की वाइब, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही सुकून है। रूहानी खामोश थी। उसकी नजरें दूर कहीं खोई हुई थी। 2 साल पहले वो इसी एयरपोर्ट से भागकर गई थी, आंखों में आंसू लेकर। आज वो वापस आई थी, आंखों में एक ठंडी चमक और हाथ में अपनी कामयाबी का टैग लेकर। तभी आर्यन के फ़ोन पर एक मैसेज आया। हमारी गाड़ी आ गई है। वैसे उस आहूजा एंटरप्राइजेज ने काफ़ी सही इंतजाम किया है। ड्राइवर बाहर ही खड़ा है। बाहर दिल्ली की सड़कें तेज़ी से पीछे छूट रही थी। रूहानी खिड़की के बाहर देख रही थी। वो जगह, वो रास्ते जहाँ कभी उसने सौर्य के साथ सपने बुने थे। कल सुबह 10 बजे मीटिंग है, आर्यन ने आईपैड पर शेड्यूल चेक करते हुए कहा। क्लाइंट बहुत बड़ा है और जैसा कि सुना है, उसके नए सीईओ बहुत खड़ूस है। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए उन्हें। रूहानी ने अपना चश्मा उतार कर आंखें बंद कर लीं। काम के मामले में हम भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते आर्यन। उन्हें परफेक्शन चाहिए तो परफेक्शन ही मिलेगा। आर्यन मुस्कुराया। यही तो बात है तुम्हारी। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारा घर भी इंडिया में है। तुम अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाओगी? कल मीटिंग के बाद, रूहानी ने धीमे से कहा। पहले खुद को संभाल लूं, फिर अपनों को संभालूंगी। अगली सुबह आहूजा एंटरप्राइजेज का शानदार कॉन्फ्रेंस रूम। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था।
आरब अपनी फाइलों को बार बार ठीक कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से हल्का नम था। सौर कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर बैठा था। उसकी नजरें अपनी घड़ी पर थी। 9:55। वे लोग 5 मिनट में यहाँ होंगे। सौर्य की आवाज गूंजी। सर, मैंने प्रेजेंटेशन चेक कर ली है। सब ठीक है, आरब ने घबराते हुए कहा। सौर्य ने बस सिर हिलाया। उसे खुद नहीं पता था कि उसका दिल आज इतना तेज क्यों धड़क रहा है। तभी भारी कांच का दरवाजा खुला। सबसे पहले आर्यन अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान और हाथ में लैपटॉप बैग। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई एम आर्यन, पार्टनर एट द लंदन स्टूडियो, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सौर्य खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। सौर्य आहूजा, वेलकम। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, एंड मीट आवर लीड डिजाइनर रूहानी मिश्रा। जैसे ही रूहानी ने अंदर कदम रखा, कमरे का तापमान जैसे एकदम से गिर गया। उसने फुल स्लीव अनारकली सूट पहना था। बाल सलीके से बंधे थे और चेहरे पर एक ऐसा ठहराव था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। सौर्य की नजरें जैसे ही रूहानी से टकराई, उसके हाथ की पेन मेज पर गिर गई। 2 साल, 2 साल बाद वो चेहरा उसके सामने था। रूहानी की आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा फासला था। हेलो एवरीवन, रूहानी ने बहुत ही सदी हुई और प्रोफेशनल आवाज में कहा। उसकी नजरें सौर्य पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। आरब तो जैसे अपनी कुर्सी से उछल ही पड़ा। रूहानी, उसके मुंह से धीरे से निकला। रूहानी ने एक पल के लिए आरब की तरफ देखा और उसे एक हल्की सी जानी पहचानी मुस्कान दी, लेकिन फिर तुरंत वापस सौर्य की ओर मुड़ गई। मिस मिश्रा, सौर्य ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना सख्त करने की कोशिश की, हालांकि उसके गले में एक गांठ सी पड़ गई थी। बैठिए, हमें उम्मीद है कि लंदन से आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ बेहतरीन विजन्स लेकर आई होंगी। रूहानी अपनी कुर्सी खींचकर सौर्य के बिल्कुल सामने बैठ गई। विजन्स बेहतरीन ही होंगे मिस्टर आहूजा। हम यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं और हमारा काम ही हमारी पहचान है। आर्यन ने महसूस किया कि हवा में तनाव बहुत ज्यादा है। उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा, तो क्या हम प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग से शुरू करें? जरूर, रूहानी ने सीधे सौर्य की आंखों में देखते हुए कहा। शुरू करते हैं। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान सौर्य की नज़र रूहानी के चेहरे से नहीं हटी। वो देख रहा था कि वो कितनी बदल गई है। बात करने का तरीका, बैठने का अंदाज, सब कुछ कितना प्रोफेशनल हो गया था। लेकिन जब जब रूहानी किसी डिजाइन को समझाते हुए अपनी उंगलियों से बालों की एक लट को कान के पीछे करती, सौर्य को 2 साल पहले वाली रूहानी याद आ जाती। मीटिंग के बीच में एक पल ऐसा आया जब रूहानी को पानी पीने के लिए रुकना पड़ा। उसके हाथ हल्का सा कांपे। सौर ने तुरंत अपनी तरफ का जग उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां एक सेकंड के लिए छुई। एक बिजली जैसा करंट दोनों के शरीर में दौड़ गया। रूहानी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। थैंक यू, उसने बिना देखे कहा। आरब ये सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे। उसे पता था कि भाई और रूहानी दी के बीच की ये खामोशी किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। मीटिंग खत्म हुई। आर्यन और आरब कुछ फाइलों को लेकर बाहर जाने लगे। आर्यन, तुम चलो, हम बस ये कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स एक बार फिर से देख कर आए, रूहानी ने कहा। सौर ने आरब की तरफ इशारा किया कि वो भी बाहर जाए। अब कमरे में सिर्फ सौर्य और रूहानी थे। दरवाजा बंद होते ही सौर्य अपनी कुर्सी से उठा और रूहानी की तरफ बढ़ा। 2 साल रूहानी, पूरे 2 साल। एक बार भी पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा तुमने? सौर्य की आवाज में अब वो सीईओ वाला रुतबा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का दर्द था। रूहानी ने अपना बैग उठाया और बिना उसकी तरफ देखे कहा, पीछे मुड़कर वो देखते हैं मिस्टर आहूजा, जिन्हें मंजिल का पता नहीं होता। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सौर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी, रुको। सौर ने जैसे ही रूहानी का हाथ पकड़ा, रूहानी को लगा जैसे पुरानी यादों का कोई करंट उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया हो। लेकिन अगले ही पल उसे वो दिन याद आया जब वो दिल्ली छोड़कर गई थी, अकेली, टूटी हुई और हताश। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी चमक थी। हाथ छोड़िए मिस्टर आहूजा। रूहानी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यह ऑफिस है और यहाँ हम सिर्फ आपकी लीड डिजाइनर हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की लकीर को मत भूलिए। सॉरी, हक्का बक्का रह गया। रूहानी, मैं बस, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। रूहानी ने बात काटते हुए अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। सौर्य वहीं खड़ा रह गया। उसका हाथ हवा में ही था।
और दिल में एक अजीब सी कसक। रूहानी तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसके सामने आरब आकर खड़ा हो जाता है। आरब को देखकर रूहानी मुस्कुराकर उससे बोली, आरब कैसे हो तुम? इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी आरब अपना हाथ आगे कर उसे रोक देता है। वो हल्की नाराजगी लहजे में बोला, रूहानी तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई? क्या इतने पर आए थे हम? तुमने इतनी बड़ी बात हमें नहीं बताई? रूहानी की बात सुनकर आरब का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी शिकायत थी। वह रूहानी के करीब आया और उसके सर पर हल्के से चपत लगाई, जैसे कोई पुराना दोस्त लगाता है। माफ कर दो, बस इतना कह देने से 2 साल का हिसाब बराबर हो जाएगा, आरब ने नकली गुस्से के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में नमी थी। तुम्हें पता है रूहानी, जब तुम बिना बताए गायब हुई तो रिया और मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम ही गिर गया हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरब का हाथ पकड़ लिया। हमें पता है अरब, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम नहीं जाते तो हम खुद को कभी नहीं ढूंढ पाते। अरब ने गहरी सांस ली और रूहानी के कंधे को थपथपाया। चलो अब रोना धोना बंद करो, तुम यहाँ वापस आ गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे तुम बहुत बदल गई हो मिस मिश्रा, लंदन जाकर तो तुम बिल्कुल एटीट्यूड वाली डिजाइनर बन गई हो। रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी, वही पुरानी रूहानी वाली हंसी। एटीट्यूड तो दिखाना पड़ता है ना, आखिर तुम्हारी कंपनी की लीड डिजाइनर जो हूँ। वैसे तुम बताओ रिया कैसी है? और प्रिया? और आंटी अंकल, दादी माँ दादाजी सब कैसे हैं? रिया तो अभी वैसी ड्रामेबाज है, उसका डांस और उसकी मस्ती खत्म ही नहीं होती। और मॉम डैड तो आज भी तुम्हारा ही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो रूहानी को, कितनी समझदार लड़की थी। आरब ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हुई, और भाई? आरब इतना कहकर चुप हो जाता है। तभी आर्यन वहां आते हुए रूहानी से बोला, रूह चलना नहीं है? आर्यन की आवाज़ सुनकर रूहानी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। आरब ने आर्यन को देखा और फिर रूहानी को। उसे समझ आ गया कि यहाँ बात अधूरी ही रहेगी। रूहानी ने आरब की ओर देखकर कहा, हाँ हम निकलते हैं आरब, काम बहुत है। रूहानी, आरब ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, नंबर तो देती जाओ, अब कम से कम गायब मत होना। रूहानी ने मुस्कुराकर आरब का फोन लिया, अपना नंबर डायल किया और वापस देते हुए बोली, अब हम कहीं नहीं भाग रहे, फोन करना। वह आर्यन के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। शाम ढल चुकी थी। रूहानी अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़ी थी। दिल्ली की शोर भरी सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके कानों में सिर्फ सौर की वो टूटी हुई आवाज गूंज रही थी। 2 साल रूहानी, पूरे 2 साल। तभी आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। उसने एक कप रूहानी की ओर बढ़ाया। तुम ठीक हो रूह? आर्यन ने नरमी से पूछा। आज मीटिंग में जो हुआ और वो लड़का आरब, तुम काफी इमोशनल लग रही थी। रूहानी ने कॉफी का घूंट लिया और ठंडी आ भरी। आरब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आर्यन। उसे दुखी देखकर बुरा लगा। वह रुक गई। अच्छा रूह, मैंने लंदन में तुम्हारे दोस्तों के बारे में बहुत सुना है, उनसे मुझे कब मिलवा रही हो? आर्यन बोला, मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने गांव चलेंगे। माँ पापा हमें देखकर खुश हो जाएंगे। आखिर ये 2 साल उनके लिए भी बहुत मुश्किल थे। रूहानी बोली, ओ वाह, तो इसका मतलब मुझे तुम्हारे गांव घूमने का मौका मिलेगा? आर्यन खुश होकर बोला। उसकी बात सुनकर रूहानी मुस्कुराकर बोली, जी नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहकर सारे वर्क मैनेज करेंगे। आर्यन का चेहरा एकदम से उतर गया, जैसे किसी बच्चे से उसकी पसंदीदा चॉकलेट छीन ली गई हो। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा और बनावटी गुस्से के साथ बोला, यह सरासर नाइंसाफी है रूह। मतलब मैं यहाँ दिल्ली की गर्मी और ऑफिस की फाइलों के बीच पिसता रहूं, और तुम गांव की ताजी हवा और माँ के हाथ के पराठों के मजे लो। आई प्रोटेस्ट। रूहानी उसकी शक्ल देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए बोली, आर्यन तुम जानते हो कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और मिस्टर आहूजा, वो बहुत बारीकी से हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। अगर हम दोनों गायब हो गए तो काम बिगड़ सकता है। हमें बस 3-4 दिन चाहिए अपने माँ पापा से मिलने के लिए। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए थोड़ा गंभीर होकर बोला, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सच में सिर्फ गांव जा रही हो, या फिर दिल्ली की हवाएं तुम्हें वो सब याद दिला रही हैं जिनसे तुम भागकर लंदन गई थी? रूहानी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई।
उसने अपनी नजर झुका ली। यादें पीछा नहीं छोड़ती आर्यन, बस हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। सौर्य जी से मिलना हमारे प्लान में नहीं था, पर अब जब सामना हो गया है तो हमें अपनी भावनाओं को और मजबूत करना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ, कल सुबह ही निकल जाओ, यहाँ का मोर्चा मैं संभाल लूंगा। इधर सौर्य घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है। उसने सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम में दादी और संगीता जी चाय पी रही थीं। आरब घर में दाखिल हुआ। आज उसकी चाल में एक अलग ही फुर्ती थी। मॉम, दादी, गैस कीजिए, आज ऑफिस में कौन आया था? आरब ने चहकते हुए कहा। रिया, जो अभी अभी अपनी डांस क्लास से आई थी, सोफे पर गिरते हुए बोली। कौन? कोई हॉलीवुड स्टार? उससे भी बढ़कर रूहानी वापस आ गई है। आरब ने धमाका किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। संगीता जी खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई। रूहानी, मेरी बच्ची वापस आ गई। आरब, तू सच कह रहा है? संगीता जी बोली। हाँ मॉम, वो लंदन से लीड डिजाइनर बनकर आई है। आज भाई के साथ उसकी मीटिंग थी, आरब ने बताया। रिया की आंखें फैल गईं। रूहानी वापस आ गई? आरब, तू मिला उससे? वो कैसी है? वो बिल्कुल बदल गई है रिया, आरब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ा गर्व दोनों था। अब वो पहले जैसी शांत रूहानी नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातें, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। लंदन ने उसे एक वाकई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना दिया है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। रूहानी ने कर दिखाया। अकेले दम पर सात समंदर पार जाकर उसने अपनी पहचान बनाई। अरब, उसे घर क्यों नहीं लाया? क्या उसने मेरे बारे में नहीं पूछा? आरब ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। रिया, उसने सबके बारे में पूछा, तेरे बारे में, मम डैड, दादी दादू के बारे में, लेकिन उसका अंदाजा बहुत प्रोफेशनल था। सच कहूँ तो भाई और उसके बीच जो तनाव था, उसे देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे यहाँ आने के लिए कहूँ। सौर्य खिड़की के पास खड़ा अंधेरे को देख रहा था। उसके दिमाग में रूहानी का वो जुमला बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। हाँ छोड़िए मिस्टर आहूजा। तभी उसके सामने उसका अक्स खड़ा था। वो वापस आ गई है सौर्य। सौर्य के अक्स ने शांति से कहा। हाँ लेकिन वो बदल गई है। वो रूहानी नहीं रही। उसकी आंखों में मेरे लिए अब सिर्फ नफरत है। सौर्य ने बिना मुड़े कहा। नफरत वही होती है सौर्य, जहाँ कभी बहुत ज्यादा प्यार हो। उसके अक्स ने उसे समझाया। गलती तुम्हारी थी, उसे सुधारने का मौका भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। सौर्य अपने अक्स की बात सुनकर किसी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन रूहानी अपना छोटा सा ट्रैवल बैग लेकर होटल के लॉबी में पहुंची। उसने टैक्सी बुलाई थी जो उसे बस स्टैंड या स्टेशन तक छोड़ देती। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, सामने सौर्य की गाड़ी खड़ी थी और सौर्य खुद बोनट से टिक कर खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। रूहानी को देखते ही सौर्य सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, साफ था कि वो रात भर सोया नहीं है। कहाँ जा रही हो? सौर ने सीधे से पूछा। रूहानी ने अपना बैग कसकर पकड़ा और बेरुखी से कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है मिस्टर आहूजा। हमें नहीं लगता कि हमें आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। आरब ने बताया कि तुम गांव जा रही हो। सौर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, इतनी दूर अकेले टैक्सी या बस में जाना सुरक्षित नहीं है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। रूहानी ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। 2 साल पहले भी हम अकेले ही गए थे। अब अपनी फॉर्मेलिटी अपने पास रखिए। हम खुद का ख्याल रखना जानते हैं। तभी रूहानी की टैक्सी आ गई। उसने बिना सौदे की तरफ देखे अपना बैग डिग्गी में रखा और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सौर्य वहीं खड़ा उसे धुंधलाते हुए देखता रहा। टैक्सी में बैठी रूहानी ने अभी आंखें बंद की ही थी कि उसका फोन बज उठा। आरब का नंबर था। हेलो आरब, रूहानी तुम गांव निकल गई? रिया मुझसे शिकायत कर रही कि तुमने उसे मिलने का मौका भी नहीं दिया। आरब की आवाज में शिकायत थी। रूहानी ने नरमी से कहा, सॉरी आरब, बस अचानक मन किया कि माँ पापा से मिलाऊं। हम 3 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर पक्का रिया और तुमसे मिलूंगी। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, रूहानी मुझे कुछ नहीं सुनना। वापस आते ही तुझे हमारे घर आना होगा। मम ने तेरी पसंद के गुलाब जामुन बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। आहूजा परिवार का प्यार आज भी वैसा ही था, सिर्फ सौर के साथ उसका रिश्ता पत्थर का हो गया था।
रूहानी ने गला साफ किया और कांपती आवाज में कहा, आएंगे रिया, पक्का आएंगे। अभी बस माँ पापा का चेहरा देखने की तड़प है, इसलिए जा रहे हैं। फोन रखने के बाद रूहानी ने अपना सिर सीट से टिका लिया। खिड़की के बाहर दिल्ली की इमारतें अब हरे भरे खेतों में बदल रही थी। उसे रह रहकर सौर्य का वो चेहरा याद आ रहा था, थका हुआ, उदास और शायद पछतावे से भरा हुआ। पर उसने तुरंत अपने दिल को झिड़का। नहीं रूहानी, कमजोर मत पड़ो। ये वही इंसान है जिसने तुझे तेरा करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। एक बार तू अपने दिल पर चोट खा चुकी है और उस चोट का जख्म अब भी ताजा है। इसलिए अब तेरा मिस्टर आहूजा से बस प्रोफेशनल रिश्ता है और कुछ नहीं। लगभग 6 घंटे के सफर के बाद टैक्सी शांतिपुर गांव के एक कच्चे रास्ते से होते हुए एक पुराने लेकिन सलीके से बने घर के सामने रुकी। घर के आंगन में वही नीम का पेड़ था और उस पर लगा वही पुराना झूला। रूहानी ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसे सामने कुर्सी पर बैठे अपने पिता गोपाल जी दिखे। वे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन चश्मे के ऊपर से उनकी नजरें सड़क पर ही टिकी थीं। पापा, रूहानी की आवाज में 2 साल का सारा दर्द और ममता उमड़ आई। मिश्रा जी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उनके हाथ से अखबार गिर गया। रूहानी बिटिया। अंदर से रूहानी की माँ सरस्वती जी, जो रसोई में थी, हाथ पहुँचते हुए दौड़ कर आई। रूहानी ने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी काफी देर तक बस रोती रहीं। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। वहां 7 समंदर पार क्या ठीक से खाना भी नहीं मिलता था? माँ ने उसका चेहरा चूमते हुए कहा। रूहानी मुस्कुराई। सब मिलता था माँ, बस आपके हाथ के खाने का स्वाद नहीं मिलता था। उस रात रूहानी अपने घर की छत पर लेटी थी। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसे लगा कि लंदन की चकाचौंध से कहीं ज्यादा सुकून इस छोटे से गांव के सन्नाटे में है। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर से मैसेज था। पहुंच गई। रूहानी का दिल तेजी से धड़का। वह जानती थी यह मैसेज किसका है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन साइड में रख दिया। सौर्य अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसकी फाइलें वैसी की वैसी पड़ी थीं। आरब केबिन में दाखिल हुआ। सर, ये कोलाबोरेशन के नए क्लॉजेज हैं। मिस्टर आर्यन ने भेजे हैं। आरब ने फाइल मेज पर रखी। सौर ने फाइल को बिना देखे पूछा, आरब? उसने फोन उठाया। आरब समझ गया कि बात रूहानी की हो रही है। नहीं भाई, उसने मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। रिया ने ट्राई किया था। उसने बस इतना कहा कि वो माँ पापा के साथ बिजी है। सौर्य कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती आरब, और वो सही भी है। मैंने उसके साथ जो किया, उसके बाद मैं उसका माफी भी डिजर्व नहीं करता। आरब ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, अगर आप सच में माफी मांगना चाहते हैं तो ऑफिस के केबिन में बैठकर नहीं मिलेगी। रूहानी को आपकी सॉरी नहीं, आपकी कोशिश देखनी है। सौर ने पलटकर आरब को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम सही कह रहे हो। दूसरे दिन दोपहर का वक्त था। रूहानी अपने माँ के साथ आंगन में बैठी मटर छील रही थी और पुराने किस्से सुना रही थी। तभी बाहर एक महंगी ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। गांव के धूल भरे रास्तों पर ऐसी गाड़ी देखकर बच्चे पीछे भागने लगे। रूहानी की नजर गाड़ी पर पड़ी और उसका हाथ रुक गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और सनग्लासेस लगाए ग्रे शर्ट में सौर्य आहूजा बाहर निकला। मिश्रा जी कुर्सी से खड़े हो गए। अरे, ये तो सौर्य बाबू हैं। रूहानी के हाथ से मटर का दाना फिसलकर नीचे गिर गया। उसने गुस्से और हैरानी से सौर्य को देखा। सौर्य सीधे चलकर मिश्रा जी के पास पहुंचा और उनके पैर छुए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? सौर्य ने बड़ी सादगी से पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन आप यहाँ अचानक। सब ठीक है ना? गोपाल जी बोले। जी अंकल, सब ठीक है। मैं बस आपकी तबीयत पूछने आया था। डैड बता रहे थे कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सौर्य कुर्सी पर बैठते हुए बोला। रूहानी सौर्य को वहां देखकर हैरान थी, लेकिन अपने माँ पापा की वजह से शांत थी। रूहानी के अंदर जैसे ज्वाला फूट रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि सौर्य का यह बेल विसर वाला अवतार सिर्फ एक मुखौटा है। उसके पापा की तबीयत का बहाना बनाकर वह यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रूहानी अपनी जगह से उठी और बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चली गई। सरस्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे रूहानी, देख क्या रही है? सौर्य बाबू आए हैं, जरा पानी और चाय का इंतजाम तो कर। जी माँ, रूहानी ने दबी आवाज में कहा। रूहानी रसोई में चाय का पानी चढ़ा रही थी। वो चाय बनाते हुए खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। समझते क्या है खुद को?
उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब क्या चाहते हैं वो हमसे? क्या अभी उन्हें लगता है कि वो अपनी बातों से सब कुछ ठीक कर देंगे? रूहानी की आंखों में गुस्से के आंसू थे। उसने खौलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाली, जैसे अपना सारा गुस्सा उसी से निकाल रही हो। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक जानी पहचानी खुशबू रसोई के छोटे से गलियारे में फैल गई। रूहानी ने मुड़कर देखा। वह जानती थी कि वह शौर्य है। रूहानी, शौर्य की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं उसका बोलना रूहानी को और न भड़का दे। रूहानी झटके से मुड़ी। उसके हाथ में चाय छानने वाला बर्तन था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाहर जाकर बैठिए। आप मेहमान हैं और मेहमानों की जगह ड्राइंग रूम में होती है, रसोई में नहीं। सौर्य एक कदम और करीब आया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि अंकल की तबीयत वाली बात सच है। डैड वाकई परेशान थे। मैंने सिर्फ मौका ढूंढा यहाँ आने का, तुमसे बात करने का। बात? रूहानी ने कड़वाहट से कहा। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे, ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है कि जब आपका जहां मन करे वहां चले जाएं। बस चाय पीजिए और चले जाइए यहाँ से। सौर्य खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जाइए यहाँ से, रूहानी ने चाय कपों में डालते हुए कहा। शाम को गांव का माहौल बहुत शांत था। गोपाल जी और सौर्य आंगन में बैठे थे। गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। सौर्य, जो शहर की चकाचौंध और बड़े बिजनेस मीटिंग का आदी था, आज चारपाई पर बैठा था और बड़े गौर से गांव की सिंचाई और फसलों की बातें सुन रहा था। सरस्वती जी ने आवाज लगाई, रूहानी बेटा, जरा सौर्य बाबू को हाथ धुलवा दे, खाना तैयार है। रूहानी लोटा लेकर आई। सौर्य ने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही रूहानी ने पानी गिराया, सौर्य मुस्कराया। कुछ चीजें पुरानी होने पर और कीमती हो जाती हैं। रूहानी, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है। रूहानी ने बिना कोई जवाब दिए लोटा रखा और अंदर चली गई। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। रूहानी छत पर टहल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे नीचे आंगन से किसी के कराहने की आवाज आई। वह तेजी से नीचे उतरी। देखा तो सौर्य आंगन में टहल रहा था और उसने अपना पेट पकड़ रखा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। क्या हुआ? रूहानी ने पास जाकर पूछा। सौर्य ने दर्द में आंखें सिकोड़ी। कुछ नहीं, शायद गांव का सादा खाना, शहर की आदत है ना, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। रूहानी ने गौर से देखा। सौर्य को वाकई बहुत दर्द हो रहा था। आप शहर के लोग भी ना नाटक बड़े बड़े करते हैं और एक वक्त का सादा खाना नहीं झेला जाता। वह रसोई में गई और अजवाइन और काला नमक लेकर आई। ये लीजिए, इसे चबाइए। सौर ने दवा ली और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। रूहानी भी थोड़ी दूर पर बैठ गई। सन्नाटा बहुत गहरा था। रात की ठंडी हवा में नीम की पत्ती सरसराए। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सन्नाटा और गहरा हो गया। सौर ने धीरे धीरे सांस ली। अजवाइन और काले नमक का असर होने लगा था। उसका दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने सिर उठाकर रूहानी की ओर देखा। चांदनी उसकी आंखों में अजीब सी चमक भर रही थी। थैंक यू, उसने बहुत धीमे से कहा। रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। यहाँ गांव में कोई भी दर्द में हो तो मदद कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो। रूहानी की बातों में छिपा वह कोई भी हो सौर्य को चुभ गया, जैसे उसने एक झटके में उसे अजनबियों की कतार में खड़ा कर दिया हो। सौर्य ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर दीवार से टिका लिया। अगली सुबह जब रूहानी की आंख खुली तो आंगन से कुछ अलग ही आवाजें आ रही थीं। उसने खिड़की से झांक कर देखा और दंग रह गई। सौर्य अपनी महंगी गिरे शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाए मिश्रा जी के साथ नल पर खड़ा था। वह बाल्टियों में पानी भर भर कर क्यारियों में डाल रहा था। गांव के 2-3 छोटे बच्चे उसके पास खड़े होकर उसकी घड़ी और जूते बड़े अचरज से देख रहे थे। अरे सौर्य बाबू, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, मिश्रा जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, शहर में जिम जाकर पसीना बहाने से अच्छा है कि यहाँ आपकी मदद करूं, सौर्य ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसके चेहरे पर वो थकावट नहीं थी जो कल रात दर्द में थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। रूहानी बाहर आई और उसे काम करते देख तंज कसते हुए बोली, बड़े लोग बड़े शौक, ये खेती बाड़ी और पानी भरना आपके बस की बात नहीं है मिस्टर आहूजा। 2 दिन में कमर जवाब दे देगी। सौर्य रुका और रूहानी की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, जब तक दिल का बोझ हल्का नहीं होता रूहानी, तब तक कमर का दर्द महसूस नहीं होता। तुम कहो तो मैं पूरे गांव का पानी भर दूं। बस एक बार पुराने अंदाज में मुस्कुरा दो। रूहानी का दिल एक पल के लिए धड़का,
और उसने खुद को संभाला। चाय पीजिए और शहर वापस जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। रूहानी की बात सुनकर सौर्य के चेहरे की हल्की मुस्कान ठिठक गई, लेकिन बुझी नहीं। उसने बाल्टी जमीन पर रखी और शांति से बोला, शहर तो मैं चला जाऊंगा रूहानी, लेकिन इस बार कुछ छोड़कर जाना है। रूहानी ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। यहाँ छोड़ने जैसा आपके पास कुछ नहीं है, उसने रूखेपन से कहा। उसी वक्त सरस्वती जी रसोई से बाहर आईं। अरे रूहानी, तेरा फोन कब से बजा जा रहा है? ले बात कर ले, शायद कोई ज़रूरी फ़ोन हो। रूहानी फ़ोन लेकर एक और चली जाती है। वो फ़ोन उठाकर बोली, हेलो, हाँ आर्यन बोलो। रू, बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम सेफली पहुंच गई और अंकल आंटी कैसे हैं। आर्यन की आवाज़ में हमेशा की तरह वही फिक्र थी। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा दूर जाकर धीमी आवाज़ में बोली, हाँ आर्यन, हम पहुंच गए। यहाँ सब ठीक है, माँ पापा बहुत खुश हैं। बस तुम काम का ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम वहाँ मज़े करो और मैं यहाँ काम में अपना सर फोड़ूं। यार रूह, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, आर्यन मुंह बनाकर बोला। उसकी बात सुनकर रूहानी हल्की हंसी और बोली, मिस्टर आर्यन, फोकस ऑन वर्क, हम परसों तो आ ही रहे हैं ना। यह सुनकर आर्यन नाटकीय अंदाज में बोला, परसों? रूह, एक एक पल एक एक साल जैसा कट रहा है। यहाँ ऑफिस में तुम्हारी सीट खाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लैपटॉप से डिजाइन सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिया हो। तुम जल्दी आओ, वरना मैं खुद ड्राइव करके शांतिपुर पहुंच जाऊंगा। रूहानी उसकी बचकानी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आर्यन, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा सुनो, मीटिंग्स की अपडेट मेल कर देना। बाय। जैसे ही रूहानी ने फोन काटा और पीछे मुड़ी, उसने देखा कि सौर्य कुछ ही दूरी पर खड़ा है। उसके हाथ में पानी का लोटा था, जो शायद हाथ धोने के लिए लाया था, लेकिन अब उसके हाथ स्थिर थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और गहरी खामोशी थी। रूहानी की हंसी अचानक गायब हो गई। वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। सौर्य की पकड़ लोटे पर कस गई। दोपहर टली और शाम का धुंधलका छाने लगा। सौर्य ने तय किया था कि वह अब और नहीं रुकेगा, क्योंकि रूहानी की बेरुखी अब उसे अब और भी ज्यादा कचोट रही थी। वह अपना बैग लेकर बाहर आया। अंकल आंटी, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है, सौर्य ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। रूहानी वहीं आंगन में खड़ी थी। उसे लगा कि सौर्य के जाने से उसे सुकून मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे जाने के लिए मुड़ते देखा, एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर होने लगी। सौर्य की गाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे दूर होती गई, शांतिपुर गांव के उस आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। रूहानी वहीं नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रही। उसकी नजरें उस धूल के गुबार पर टिकी थीं जो सौर्य की गाड़ी छोड़ गई थी। दिल्ली की एक शांत और कलात्मक सी गली में स्थित द आर्टिस्ट सोल कैफे। यहाँ की दीवारों पर हर तरफ पेंटिंग्स टंगी थीं और हल्की जैज म्यूजिक बज रही थी। प्रिया एक कोने वाली मेज पर बैठी थी। उसके सफेद कुर्ते पर नीले और पीले रंग के दाग लगे थे, जो उसके हाल ही में खत्म किए गए काम की गवाही दे रहे थे। वह अपनी स्केच बुक में डूबी हुई थी कि तभी आरव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में प्रिया के पसंदीदा पिंक लिली के फूल थे। आरव ने चुपके से पीछे जाकर प्रिया की आंखों पर हाथ रख दिया। हाँ, ये खुशबू, ये महंगे परफ्यूम की स्मेल। आरव, प्रिया खिलखिलाकर मुस्कुराई और उसका हाथ हटा दिया। पकड़ा गया। आरव ने मुस्कुराते हुए फूल उसकी तरफ बढ़ाए। फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटर इन द वर्ल्ड। प्रिया ने फूल लिए और उन्हें सूंघते हुए बोली, शुक्रिया। वैसे आज बिजी मैन को अपने इंटर्नशिप से वक्त कैसे मिल गया? मुझे तो लगा था कि तुम आज भी फाइलों के ढेर में दबे होगे। आरव कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और अपना चश्मा साफ करने लगा। भाई है नहीं यहाँ तो डांटने वाला कोई है नहीं, तभी मैं सोचूं कि तुम्हें टाइम कैसे मिला मेरे लिए। वैसे सौर्य भाई कहाँ गए हैं? प्रिया उससे बोली, सौर्य भाई रूहानी के गांव गए हैं, उससे माफी मांगने। आरव बोला। आरव की बात सुनकर प्रिया के हाथ में थमी पेंसिल रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सौर्य भाई रूहानी के गांव गए हैं? प्रिया ने अचरज से पूछा। वही सौर्य आहूजा जो अपनी गलती मानना तो दूर, किसी के सामने झुकना भी कमजोरी समझते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और प्रिया का हाथ थाम लिया। हाँ प्रिया, रूहानी के वापस आने के बाद भाई जैसे खुद से ही हार गए हैं। उनके चेहरे पर जो बेचैनी मैंने देखी है, वो पहले कभी नहीं देखी। पर मुझे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो। रूहानी अब पहले वाली रूहानी नहीं रही, वो बहुत बदल गई है। प्रिया ने थोड़ा सोचकर कहा, बदलाव तो जरूरी था आरव। जिस दर्द से वो गुजरी है, उसने उसे पत्थर बना दिया होगा। पर पता है,
आर्टिस्ट होने के नाते मैं एक बात जानती हूँ, मिट्टी जब बहुत सूख कर कड़ी हो जाती है तभी उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद भाई का गांव जाना वही पानी साबित हो। आरव ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, काश तुम्हारी ये बात सच हो जाए, पर अभी तो मुझे अपनी फिक्र हो रही है। भाई वहां से किस मूड में लौटेंगे कुछ पता नहीं। तभी प्रिया ने शरारत से आरव के गाल पर अपनी पेंट वाली उंगली से एक नीला निशान बना दिया। अरे ये क्या किया? आरव ने शीशे में खुद को देखते हुए हंसकर कहा, ये नजर बट्टा है। प्रिया खिलखिलाकर बोली, ताकि तुम्हारे खड़ूस भाई की नजर मेरे सीधे साधे आरव को ना लगे। आप डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। आरव ने प्रिया की मासूमियत देख अपना सारा तनाव भुला दिया। तुम पागल हो पर मेरी फेवरेट हो। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक प्रिया की नजर उनके टेबल से एक टेबल छोड़कर वाले टेबल पर रिया दिखाई दी। वो आरव से बोली, आरव उधर देखो, वो रिया है शायद। आरव मुड़कर देखने लगा। वो भी देखता है, वो रिया ही थी। वो बोला, अरे हाँ ये तो रिया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ ये लड़का कौन है? रिया अबीर के साथ कैफे आई थी। वो दोनों जाने के लिए खड़े होते हैं। रिया और अबीर एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी आरव की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, रिया। रिया झटके से अबीर से दूर होती है। आरव और प्रिया को देखकर डर और घबराहट से उसकी आंखें फैल जाती हैं। कैफे का वह कलात्मक माहौल एक पल में तनाव से भर गया। अबीर जो रिया का हाथ पकड़े हुए था, आरव के गुस्से भरे चेहरे को देखकर थोड़ा सकपका गया। रिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे यहाँ इस हाल में देख लेगा। आरव, तुम यहाँ? रिया की आवाज कांप रही थी। आरव तेज कदमों से उनके टेबल की ओर बढ़ा। प्रिया भी घबराकर उनके पीछे पीछे आई। आरव ने अबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने पूछा, ये सब क्या है रिया? और ये लड़का कौन है? आरव ने अबीर की तरफ इशारा करते हुए कड़क आवाज में पूछा। अबीर ने अपनी स्थिति संभालने की कोशिश की और हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं अबीर हूँ, रिया का दोस्त। दोस्त? आरव ने उसका हाथ झटक दिया। दोस्त इस तरह गले नहीं लगते। रिया, तुम तो डांस क्लासेस के लिए निकली थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम झूठ बोलकर यहाँ आ रही हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव, प्लीज चिल्लाओ मत, सब देख रहे हैं। अबीर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर आरव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। चुप कर रिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की? प्रिया ने आरव का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। आरव, शांत हो जाओ। यहाँ सीन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। लोग हमें देख रहे हैं। अबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर आरव, मैं रिया की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारा इरादा गलत नहीं है। हम बस। चुप रहो तुम, आरव ने उसे टोकते हुए कहा। फिर रिया की तरफ मुड़ा। घर चलो अभी के अभी। और प्रिया, तुम भी चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रिया ने रोते हुए अबीर की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर आरव के पीछे चल दी। अबीर वहीं खड़ा रह गया, बेबस और परेशान। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था। प्रिया बगल वाली सीट पर बैठी आरव को शांत रहने का इशारा कर रही थी, जबकि रिया पीछे की सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी और लगातार अपनी सिसकियां दबा रही थी। रिया ने पीछे से रोते हुए कहा, आरव, अबीर बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर हिम्मत नहीं हुई। बताने वाली थी या पकड़ी गई इसलिए बता रही हो? आरव ने आईने में उसे देखते हुए कहा, फिलहाल तुम घर जाओगी और सीधे अपने कमरे में रहोगी, और जब तक मैं ना कहूँ तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी। जैसे ही गाड़ी घर के गेट पर रुकी, उन्होंने देखा कि सौर्य की गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी। सौर्य अभी अभी गांव से लौटा था और बरामदे में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। आरव, रिया और प्रिया को एक साथ गाड़ी से उतरते देख सौर्य ने फोन रखा। उसकी तेज नजर रिया के रोते हुए चेहरे पर ठहर गईं। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? सौर्य ने गंभीर आवाज में पूछा। फिर उसकी नजर आरव पर गई। और आरव, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और प्रिया, तुम यहाँ? हाल में दादी और संगीता जी भी बाहर आ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आरव ने रिया की तरफ देखा। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को भीतर ही कहीं दबा दिया। कुछ नहीं भाई, आरव ने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखते हुए कहा। वो रिया की डांस क्लास में आज कुछ कंपटीशन था और ये हार गई। उसी बात पर मैं इसे थोड़ा डांट रहा था
कि मेहनत नहीं करती और बस ये रोने लगी। सौर ने अपनी ठंडी और पारखी नजरों से रिया को देखा। रिया ने तुरंत सिर झुका लिया ताकि उसकी आंखों का डर भाई को ना दिख पाए। इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा? सौर ने थके हुए स्वर में कहा। अब इसे छोड़ो, हार जीत चलती रहती है। फिर उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। नमस्ते प्रिया, कैसी हो? नमस्ते भाई, मैं ठीक हूँ। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सौर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। प्रिया को देखकर संगीता जी बोली, अरे प्रिया बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। यह सुनकर प्रिया हल्का मुस्कुराते हुए बोली, फिर कभी आऊंगी आंटी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। तभी संगीता जी बोली, आरव प्रिया को घर ड्रॉप कर दो बेटा। संगीता जी की बात सुनकर आरव और प्रिया वहां से चले जाते हैं। रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। इधर सौर्य अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। दिल्ली की सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके दिमाग में बार बार रूहानी का वो चेहरा आ रहा था, जब वह आर्यन से फोन पर बात करते हुए हंस रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और रूहानी का नंबर देखा। उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने फ़ोन बेड पर पटक दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों बार बार उसी के पास खींचा चला जा रहा है जिसने उसे ठुकरा दिया है। अगले दिन सुबह रूहानी ने दिल्ली वापस जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी। सरस्वती जी ने ढेर सारा घर का बना अचार और लड्डू उसके बैग में ठूस दिए थे। ध्यान रखना अपना, और जैसे ही पहुंचो फ़ोन करना। सरस्वती जी ने रूहानी का माथा चूमते हुए कहा। रूहानी अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर टैक्सी में बैठी। रूहानी जब टैक्सी में बैठी तो उसने खिड़की से अपने उस पुराने घर को देखा। उसे लगा कि इन 2 दिनों में उसने कुछ पाया है या कुछ और खो दिया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही रूहानी दिल्ली पहुंची, उसे सीधे ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग थी। ऑफिस का मॉल हमेशा की तरह भाग दौड़ भरा था। जैसे वह कॉरिडोर से गुजरी, उसे सामने से आर्यन आता हुआ दिखा। रू, यू आर बैक। आर्यन ने उसे देखते एक छोटा सा बुके उसकी तरफ बढ़ाया। वेलकम बैक टू द कंक्रीट जंगल। रूहानी मुस्कुराई। थैंक्स आर्यन। काम कैसा चल रहा है? सब ट्रैक पर है, बस मिस्टर आहूजा थोड़े उखड़े उखड़े से हैं। सुबह से 3 बार डिजाइन फाइल रिजेक्ट कर चुके हैं, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी सौर्य के केबिन का दरवाजा खुला। सौर्य बाहर निकला। उसने रूहानी को आर्यन के साथ मुस्कुराते हुए देखा। रूहानी के हाथों में वो बुके था। सौर की आंखों में एक पल के लिए वही जलन लौटी, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। मिस मिश्रा, आप आ गईं? अच्छी बात है, मेरे केबिन में आइए। प्रोजेक्ट के नए स्केच डिस्कस करने हैं। सौर की आवाज में वही बॉस वाला रुतबा था, जैसे गांव वाला सौर कहीं पीछे छूट गया हो। रूहानी ने आर्यन की तरफ देखा, फिर सौर के पीछे चल दी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रूहानी ने फाइल मेज पर रखी। जी मिस्टर आहूजा, बताइए क्या बदलाव चाहिए? सौर्य अपनी कुर्सी पर बैठा और अपनी घड़ी की तरफ देखा। बदलाव डिजाइन में नहीं चाहिए रूहानी, बदलाव उस नजरिए में चाहिए जिससे तुम मुझे देखती हो। रूहानी ने मेज पर झुकते हुए कहा। हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। अगर आपको डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना हमारा वक्त कीमती है। सौर्य खड़ा हुआ और धीरे चलकर उसके पास आया। वक्त तो मेरा भी कीमती है। तभी आरब केबिन में बिना नॉक किए अंदर आया। सर, वो मिस्टर देसाई की टीम का मेल आया है। वो कल सुबह हमारी साइट विजिट करना चाहते हैं। और अरे रूहानी, तुम आ गई। आरब ने दोनों के बीच के तनाव को तुरंत भांप लिया। सौर ने अपनी फाइल उठाई और कहा, ठीक है आरब, कल की विजिट की तैयारी करो। मिस मिश्रा, कल सुबह 9 बजे आपको साइट पर होना होगा। और हाँ, मिस्टर आर्यन को भी ले आना, ताकि उसे बुरा न लगे। सौर की बातों में छिपा तंज रूहानी को साफ सुनाई दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।